राहुल जी की उस जिद ने अपने साथियों तक को बंगाल में चुनाव है। टीएमसी के पास ये एक खूबसूरत मंच था लोकसभा का, जहां से वो अपनी बातों को अपने राज्य तक पहुंचा सकते थे। उनको नहीं बोलने दिया सपा के सांसद, डीएमके के सांसद। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो ना खुद बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे। चिराग जी, आपने देखा क्या कि क्या वाकई कुछ लोग प्रधानमंत्री पर? तो उस दिन मैं सदन में वहाँ पे मैं मौजूद था और आगे ही खड़ा हुआ था जब मैंने देखा कि कुछ विपक्ष की महिला सांसद एक एग्रेशन के साथ, देखिए मैं ईमानदारी से बोलूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंसा हो जाती या कुछ, मुझे नहीं पता कोई हिडन एजेंडा होगा कि नहीं होगा। महिलाएं हैं, जिस एग्रेशन के साथ चार्ज अप होके पीएम साहब की कुर्सी की तरफ, वो बैनर उन्होंने लंबा सा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, वहाँ पे जा रही थी, उनके चेयर के पास घेरा। अब ऐसे में मानिए अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं और ये स्वाभाविक है, उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट संभवतः कुछ भी हो सकता था। मैं मानता हूँ स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा के, उनके पास संभवतः कई सूत्रों से ये जानकारी आई होगी कि कुछ ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए? अब बताइए, ये गलत है। चिराग जी, वो तो कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें बोलने में दिक्कत क्या है? और वो बुक पब्लिश नहीं हुई या हुई, ये भी इतना बड़ा विवाद बनाने की बात किया कि दिल्ली पुलिस इस पे लग गई। तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब मैं देखिए, आई थिंक रूलिंग बहुत क्लियर है। यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसको लेकर भी काफी धारणाएं और भ्रम फैलाने का कार्य किया गया। तो आप क्या आश्वस्त करते हैं किसानों को कि एब्सोल्युटली 100% किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी के साथ कोई समझौता नहीं। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में बोला है कि भारत का जो फैसला करने की एक जो ताकत थी, वो अब उसकी सॉवरेनिटी को खतरा आ गया, भारत माँ को बेच दिया है सरकार ने। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मुझे लगता है इतने हल्के में किसी भी बात को ऐसे कह देना, भारत माता को बेच दिया, ये कर दिया, मुझे लगता है ये सारी बातें बहुत सेंसिटिव हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सरेंडर मोदी, और वो जो बाहर आपने देखा बिट्टू के साथ जो उनका वो हुआ कन्फ्रंटेशन, तो इसको किस तरह से तो राहुल, क्या आपको लगता है कि हल्की एलओपी के गरिमा को नहीं रख पा रहे? कहीं ना कहीं राहुल जी उस पद को बहुत हल्का कर देते हैं जब वो ऐसी बातों को करते हैं। क्या आप लोग भी डिप्टी सीएमशिप की दावेदारी कर रहे हैं वहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी तस्वीरें वायरल होती हैं आपकी पार्लियामेंट से। बजट सत्र ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गया है और घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ आज बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जी, जो एनडीए के एक मेन अलाई भी हैं और बड़े यंग और डायनामिक लीडर की तरह उभरे हैं। और चिराग जी, पहली बात तो इस बार जो सीन्स हमने देखे पार्लियामेंट में, आई थिंक आप भी उसमें मौजूद थे और आपने देखा कि क्या ऐसा हुआ, क्या था, क्या वाकई में ही क्या प्रधानमंत्री को ऊपर कुछ खतरा था? देखिए, पहली बात तो विपक्ष का ना अब ये पैटर्न समझने की जरूरत है कि विपक्ष, ये संजोग नहीं हो सकता कि हर सेशन में आपको कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए और उसकी वजह से आप सत्र को चलने ही ना दें। रिपीटेडली वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक सेशंस में देखा जा रहा है कि कोई एक ऐसा विषय विपक्ष उठाता है और खास तौर पे कांग्रेस उठाती है और उसकी वजह से पूरा सत्र ही ये लोग नहीं चलने देते। पिछली बार एसआईआर का मुद्दा था, उसकी वजह से इन्होंने पूरा सेशन वॉश आउट किया। इस बार बजट सत्र है और बजट सत्र में आपके पास अनंत संभावनाएं होती हैं अपनी बातों को रखने के लिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव में आप जो बोलना चाहें, आप अपने विषय को आप वहाँ पे उठा सकते हैं। बजट महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर आप अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं। पर जिस तरीके से विपक्ष ने हर सेशन को वॉश आउट करने का कार्य अब कर रही है, ये दर्शाता है कि इनके पास या तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार से पूछने के लिए इनके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ना ये लोग क्वेश्चन आवर चलने देते हैं, ना ये चर्चा होने देते हैं, ना डिबेट होने देते हैं। इस बार भी जिस तरीके से खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक विषय को लेकर उन्होंने ऐसी जिद पकड़ी, और इसको जिद ही बोला जाएगा कि जिस तरीके से मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं उस पर बोलूंगा। ऐसे में आपने ना खुद बोले, ना आपने किसी और को बोलने दिया। और मैं सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मैं सत्ता पक्ष की भी बात कर रहा हूँ। हम लोग को भी अपनी और बहुत सारी बातें रखनी थी। मेरी अपनी अलग पार्टी है, दो आई एम इन अलायंस विद एनडीए, बट मेरी अपनी अलग पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास हमारे सांसदों ने तैयारी कर रखी थी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव पे अपनी बातों को रखने को लेकर।
तो इन्होंने चलने ही नहीं दिया। अभी जरूर पिछले एक दिन से थोड़ा बहुत बजट पे चर्चा होने लगी है, बट राहुल जी की उस जिद ने अपने साथियों तक को, बंगाल में चुनाव है, टीएमसी के पास ये एक खूबसूरत मंच था लोकसभा का जहां से वो अपनी बातों को अपने राज्य तक पहुंचा सकते थे, उनको नहीं बोलने दिया सपा के सांसद, डीएमके के सांसद। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो ना खुद बोलेंगे, ना किसी को बोलने देंगे, ना खुद मौके का फायदा उठाएंगे, ना किसी को उठाने चिराग देंगे। जी, आपने देखा क्या कि लाइक क्या वाकई कुछ लोग प्रधानमंत्री पर तो उस दिन मैं सदन में वहां पे मैं मौजूद था और आगे ही खड़ा हुआ था जब मैंने देखा कि कुछ विपक्ष की महिला सांसद एक एग्रेशन के साथ, देखिए मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंसा हो जाती या कुछ, मुझे नहीं पता कोई हिडन एजेंडा होगा कि नहीं होगा, बट अगर हिडन कोई एजेंडा नहीं था तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि संभवतः शायद हिंसा नहीं होती, बट अगर कोई ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो जाती, महिलाएं हैं जिस एग्रेशन के साथ चार्ज अप होके पीएम साहब की कुर्सी की तरफ, वो बैनर उन्होंने लंबा सा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, वहां पे जा रही थी, उनके चेयर के पास घेरा। अब ऐसे में मानिए अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, और ये स्वाभाविक है उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट में संभवतः कुछ भी हो सकता था, आप अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगे तो हम अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगे। ऐसे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों होने देना। मेरा बेसिक लॉजिक बस इतना है कि आपको उस लेवल तक चीजों को एग्रीवेट क्यों करना है जहां पे शायद कुछ ऐसा घट जाए जिसके लिए हम लोग उम्र भर रिग्रेट करें, उम्र भर लोकसभा के ऊपर कोई दाग लग जाए। और जब स्पीकर साहब ने इस बात का जिक्र किया, मैं मानता हूं स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा के, उनके पास संभवतः कई सूत्रों से ये जानकारी आई होगी कि कुछ ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं तो बल्कि उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पहले से ही जानकारी दी, प्रधानमंत्री जी ने भी सेंसिटिविटी ऑफ द होल सिचुएशन, उन्होंने उसकी गंभीरता को समझा और नहीं आए। अगर आते तो शायद कुछ ऐसा हो जाता सर जो हम लोग regret अविश्वास करते। प्रस्ताव लेके आए। अब बताइए, ये गलत है, ये गलत है। इतना भी आप अधीर नहीं होना चाहिए आपको कि एकदम से, और बार बार ये कहना कि बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा, रिपीटेडली कितने मौके एलओपी को मिले, एंड फाइनली अब उन्होंने सदन में अपनी बातों को रखा ही। आपको कितने आपको मौके मिले, बट हर मौके पे आपकी वो जिद कि मैं बोलूंगा तो मैं सिर्फ इसी विषय पे बोलूंगा, इसी विषय पे बोलूंगा, उस चक्कर में आपने उस जो मौका आपको मिला था उसका आपने उपयोग ही नहीं आप कर पाए। बट चिराग जी, वो तो कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें बोलने में दिक्कत क्या है? और वो बुक पब्लिश नहीं हुई या हुई, इस ये भी इतना बड़ा विवाद बनाने की बात किया कि दिल्ली पुलिस इस पे लग गई। नहीं देखिए, तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब मैं नहीं जानता देखिए, आई थिंक रूलिंग बहुत क्लियर है, रूल्स बहुत स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली इस बात को एड्रेस करते हैं कि अगर आप सदन में कोई भी बात आप बोल रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। जिस दिन पहले दिन जब ये किसी आर्टिकल का रेफरेंस लेकर उस किताब की ये चर्चा कर रहे थे, तो उस दिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, और इसीलिए उस वक्त इनको टोका गया, चेयर के द्वारा भी टोका गया, और काउंटर रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी किया गया, गृह मंत्री जी के द्वारा भी किया गया कि ये ऑथेंटिक नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट था। और ये नियम स्पष्ट कहते हैं कि जो ऑथेंटिक नहीं है उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, जब इसको लेकर चर्चा शुरू हुई तो चेयर ने एक फ्रेश रूलिंग इसको लेकर क्लियर कट दी कि आप इस विषय पे नहीं बात कर सकते हैं। आपको वो विषय उठाना था, आपने उसको फ्लैग ऑफ कर दिया, नाउ मूव ऑन ना, आप बाकी चीजों को। पर 3-4 दिन बैक टू बैक जब आपको मौका मिल रहा है, आप यही विषय, मुझे लगता है चेयर सबसे ऊपर है उस सदन में। तो जब चेयर ने जब एक रूलिंग आपको दे दी इस विषय को लेकर, उसके बाद भी आपसे उसी विषय पे बात करेंगे तो ये तो फिर जिद है ना। चिराग जी, एक और बड़ी घटनाएं, मतलब जो ऐतिहासिक चीजें जो हुई भी हैं, जैसे यूएस ट्रेड डील हुई, उससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई। आप यूएस ट्रेड डील स्पेसिफिकली को किस तरह से देखते हैं? आरोप है क्रिटिक्स का कि इसमें कुछ ऐसा ट्रेड ऑफ हुआ है जो इक्वल्स नहीं है, जो किसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पोल्ट्री को भी नुकसान हो जाता है, और हमारी कंट्री लार्जली एक एग्रेरियन कंट्री है जिसमें 50 से ज़्यादा % लोग किसानी करते हैं। Right. तो उस पर क्या आपको लगता है, आपका टेक क्या है, आपकी पार्टी का क्या इस पर मौकूफ है? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से वन आफ्टर द अदर विद वेरियस कंट्रीज हम लोगों ने FTA हम लोगों ने साइन करने का काम किया, जो मैं मानता हूं कि भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक ग्लोबली मार्केट्स को ओपन अप करेंगे। हमारे भारतीय पदार्थ
देश के दुनिया के अलग अलग कोने में अपनी पहचान बना पाएंगे इसके माध्यम से। एंड एज एवरीबडी कॉल्स इट मदर ऑफ ऑल डील, ईयू के साथ जो हुआ, एक साथ 27 देशों के साथ जो हम लोगों ने एफटीए साइन किया, ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, इसके ऊपर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। तो ये श्रेय ज़रूर प्रधानमंत्री जी को जाता है। उसके बाद ईयू के बाद फिर एक और डील का जिक्र हुआ, यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसको लेकर भी काफ़ी धारणाएं और भ्रम फैलाने का कार्य किया गया। मेरी समझ के परे है कि विपक्ष को इतनी जल्दी, इतनी तत्परता इस विषय को लेकर क्यों हो जाती है कि जैसे ही किसी चीज़ की चर्चा हुई, आप तुरंत उसके अराउंड एक नैरेटिव सेट करने लग जाते हैं। अभी तक अधिकृत तौर पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई उस पर चर्चा नहीं हुई, कुछ हम लोगों ने कहा नहीं, तब तक इन्होंने एक पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये एंटी एग्रीकल्चर है, हमारे किसानों को इससे नुकसान होगा, डेयरी इंडस्ट्री को इससे नुकसान होगा। जबकि बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी के स्तर पर भी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के स्तर पे भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता ना हम किसानों से करेंगे, ना हम डेयरी से, बिकॉज ये दो सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस नैरेटिव को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया। आपको दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा हो जाता है, आपके देश के, आपके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आपके अपने मंत्री क्या कहते हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं होता। आप मुझे बताइए, इतना सेंसिटिव विषय है, देश की एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, अन्नदाता एक बड़ी आबादी में है, क्या कोई भी सरकार कोई ऐसा फैसला ले सकती है जो किसानों के हित में ना हो? 3, 3.5 साल के बाद पुनः हम लोगों को चुनाव में जाना है, क्या कोई सरकार सूझबूझ से अपनी समझ से ऐसा फैसला लेगी कि वो किसानों के हित में ना हो? जब किसानों ने, वो 3 कानून भी आए थे, जब उन्होंने उसका विरोध किया, हम लोग भले उसको लेकर जो भी सोच सकते हो, बट उनके सम्मान, उनकी सोच का सम्मान करते हुए उसको भी हम लोगों ने विड्रॉ करने का काम किया। तो ऐसे में मेरी सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार, मैं मानता हूं कल को विपक्ष वाले भी यहां पे होते, कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता कि किसानों का अहित करके कोई वो एग्रीमेंट में जाए। तो ऐसे में, एंड मेरी भी मंत्रालय का, वी आर ऑल्सो अलाइड मिनिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, तो सुझाव हम लोगों से भी मांगे जाते हैं, मेरे मंत्रालय से भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई। और इस बात को मैं पुनः दोहराता हूँ, कॉमर्स मिनिस्टर भी इस बात को कह चुके हैं, एंड उन्होंने तो स्पेसिफिक्स मेंशन करके बोला है, जिन जिन मक्का और इन सब चीजों को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे थे, तो उन्होंने स्पेसिफिक्स क्लियर किए। तो आप क्या आश्वस्त करते हैं किसानों को कि एब्सोल्युटली 100% किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन सर एक बात बताइए, एक्चुअली ये भ्रम फैला उस बात से जब यूएस से कुछ स्टेटमेंट्स आई, यूएस की कोई फैक्ट शीट्स आई, उसमें उन्होंने कुछ एक ब्रीफ रेफरेंस तो दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स और पल्सेस, तो इससे थोड़ा भ्रम तो फैलता है। नहीं, बिल्कुल अब नहीं, भ्रम तो खैर फैलाया जाता है, भ्रम फैलता नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं है मेरा गलत इस वर्ड का यूज हुआ, हाँ। मतलब इससे थोड़ा संशय पैदा हो सकता है। नहीं, देखिए, संशय इसलिए क्योंकि उसको गलत तरीके से विपक्ष इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। वही फॉल्स नैरेटिव की बात है कि जनता को गुमराह करने का विपक्ष कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम लोग इंपोर्ट नहीं करते रहे हैं, हर वो चीज़ जो शायद हमारे देश में उसका उत्पादन नहीं है या कम है, और वो हर सेक्टर में इंपोर्ट हो रही हैं। बट ऐसे ही भ्रम फैला देना कि भाई हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट बढ़ चढ़कर करते हैं, वी आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन वेरियस सेक्टर्स इसमें, तो ऐसे में जहां पे हम लीड कर रहे हैं उसके लिए हम क्यों उसको खोलेंगे? तो ये भ्रम फैला देना, ऑफ कोर्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें हम पहले भी कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं, बट अगर उसको आप इस दिशा में लोगों के बीच लेके जाएंगे कि हमने पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है और डेयरी में इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो कतई सही नहीं। सर आरजी ने, राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में बोला है कि भारत का जो फैसला करने की एक जो ताकत थी, वो अब उसकी सॉवरेनिटी को खतरा आ गया, भारत माँ को बेच दिया इस सरकार ने। वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें, ये अमेरिका डिसाइड कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जी एक तो गंभीर, आपके पद की एक अपनी गरिमा है, एक मर्यादा है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। मुझे लगता है इतने हल्के में किसी भी बात को ऐसे कह देना, भारत माता को बेच दिया, ये कर दिया, मुझे लगता है ये सारी बातें बहुत सेंसिटिव है और उसकी गंभीरता को हम लोग को समझने की ज़रूरत है।
मुझे लगता है कि जब आप फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब आप विदेश कूटनीति की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक फैसले को लेने के लिए, किसी भी एक फैसले तक पहुंचने के लिए। और मेरी सरकार हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। आप हमसे सवाल कीजिए, बट दिक्कत तब होती है कि सवाल किए बिना और जवाब सुने बिना आप इन एंटीसिपेशन आप एक मुहिम चला देते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, यहाँ पे इस चीज़ से समझौता कर लिया, ये चीज़ बंद कर दी। मुझे लगता है कि कम से कम एक चर्चा हो, और उस चर्चा के लिए सरकार ने कभी मना नहीं किया। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि वो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मिलने का प्रयास किया हो और बैठकर इन तमाम बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा हो और हमारा पक्ष जानने का प्रयास किया हो। उन्होंने हमेशा मीडिया का इस्तेमाल किया जनता के बीच भ्रम फैलाने को लेकर। उन्होंने हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। रशिया का इन्वॉल्वमेंट, तेल को लेकर क्या है क्या नहीं, आप कीजिए सारे सवाल, सारे सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे। पर जब इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की नज़र होती है हमारे देश के ऊपर। ऐसे में जब हम डिवाइडेड दिखते हैं इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो हमारे देश को भी एक गलत छवि में दुनिया के सामने प्रस्तुत वो करता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सरेंडर मोदी, और वो जो बाहर आपने देखा बिट्टू के साथ जो उनका वो हुआ कन्फ्रंटेशन, बिल्कुल। तो इसको किस तरह से तो राहुल, क्या आपको लगता है कि हल्की एलओपी के गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, मैं इतना मैं ज़रूर मानूंगा कि वो जिस पद पर हैं उस पद की अपनी एक गरिमा है, एक अपना महत्व है। और कहीं ना कहीं राहुल जी उस पद को बहुत हल्का कर देते हैं जब वो ऐसी बातों को करते हैं। किसी को ट्रेटर बोल देना, गद्दार बोल देना, ज़रूरत नहीं है ना। आप जिस पद पर हैं, आपको क्या लेना देना इन सारे विषयों को लेकर। आप हमारे जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बात करते हैं, आप उनको सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। आप कैसी छवि हमारे प्रधानमंत्री की, नेता प्रतिपक्ष, ऑफ कोर्स आपकी असहमति होगी कई विषय पर, और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जहां सत्ता पक्ष का अपना मत है तो वहीं विपक्ष का अपना मत है, और होना चाहिए। बिल्कुल ये दो अलग अलग सोच होनी चाहिए। पर मैं ये मानता हूं कि भारतीय भाषाओं में, और मैं भारत की हर भाषा का मैं जिक्र कर रहा हूं, भारतीय भाषाओं का शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी आप मर्यादित शब्दों में रहकर कर सकते हैं। क्या आपको नेता प्रतिपक्ष होने के नाते शोभा देता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि आपने सरेंडर कर दिया, आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप गद्दार हैं, ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का? जबकि आप सेम प्रहार और उतनी इंटेंसिटी के साथ मर्यादित होकर भी आप कर सकते हैं। ऐसे में मैं यकीनन मैं मानता हूं कि इन्होंने अपने पद की गरिमा को काफी गिराने का काम किया। सर, अब थोड़ा बिहार के मुद्दों पर आते हैं कि अभी हमने देखा वहाँ पे बड़ी घटना हुई है एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ। आपकी भी बिहार से पूरी राजनीति जुड़ी हुई है। किस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा मुद्दा बनाया था लॉ एंड ऑर्डर हमेशा, तो बिल्कुल। उसको अब आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई एक भी घटना घटती है, और मैं हमेशा आई बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस, मैं कतई कभी ये तर्क नहीं दूंगा दैट माई क्राइम इज लेसर देन योर्स, दैट डजंट मीन कि वो क्राइम नहीं है। अगर आज भी एक भी घटना घटती है मेरे राज्य में या देश के किसी भी कोने में, वो मेरी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए वो चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे में जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो इतनी निंदनीय है वो घटना। बट मैं ज़रूर मैं मानता हूँ, पहली बात तो ऐसी घटना घटनी ही नहीं चाहिए। सवालों के घेरे में जो भी कोई आया, हर किसी के ऊपर कार्रवाई हुई, भले वो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों या वो शासन से जुड़े हुए लोग हों, हर किसी के ऊपर कार्रवाई की गई। और मेरी सरकार, बिहार में हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है, क्योंकि एक ये नैरेटिव भी कांग्रेस और राजद के लोग वहाँ पे फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि संरक्षण दिया जा रहा है, अपने लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। तो जैसे ही तुरंत एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद भी अगर किसी के मन में इस तरीके का संदेह था कि हो सकता है संभवतः किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है, तुरंत हमारी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। स्वतः हम लोगों ने सिफारिश की कि इसकी सीबीआई जांच हो, और मुझे लगता है कि सीबीआई जांच एजेंसी गंभीरता से इसके हर पक्ष, हर पहलू की जांच कर रही है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वी आर ऑल्सो मेकिंग इट श्योर कि जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाई को देखकर कोई ऐसी घटना को दोबारा अंजाम देने की
सोच ना सर रखें। नीतीश कुमार को लेके भी कई तरह की भाषाओं का प्रयोग वहाँ पे किया जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि उनकी हेल्थ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो और कई कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा बंगाल इलेक्शन के बाद। इस पर आपको क्या कहना है? अब वही और दिक्कत है ना कि जब विपक्ष के पास कुछ होता नहीं है तो फिर ये सारी फालतू की बातें, इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। आप पूरे विधानसभा का कैंपेन आप देखिएगा, उसमें विपक्ष के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट हथियार जो तैयार किया गया था हम लोग को काउंटर करने का, वो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर ही था। रिपीटेडली हर मंच से राजद कांग्रेस के नेताओं ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने का उन्होंने काम किया। बट इवेंचुअली वी सॉ दैट ही वॉज द वन हु वॉज लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। जब बीच में 2 दिन चुनाव प्रचार, क्योंकि समय बहुत कम मिला था और उसमें 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे, जब मौसम बहुत खराब था, मुख्यमंत्री जी सड़क मार्ग से जाकर उन्होंने प्रचार करने का काम किया, जबकि मौजूदा नेता प्रतिपक्ष 2 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकले थे। अभी भी आज भी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री यात्रा पर हैं, हर जिले में जाकर वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, गुणवत्ता से कोई समझौता तो नहीं हो रहा, तमाम चीज़ें। और नेता प्रतिपक्ष लंबे समय तक गायब, ना वो पिछले सत्र में दिखे। इस बार जब विधानसभा का स्थापना दिवस भी था, जिसमें स्पीकर साहब, केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, सब लोग बिहार गए, उसमें भी उनकी मौजूदगी नहीं थी। तो ये दर्शाता है कि गंभीरता का अभाव पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष में। मुझे लगता है कि शायद नेता प्रतिपक्ष आर जस्ट रबिंग ऑन टू ईच अदर, वेदर ही इज द सेंट्रल वन और इन माई स्टेट। सो ये दोनों की कार्यशैली एक जैसी ही हो रही है। अब मैं आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूँ सर, आखिरी कुछ सवाल। क्या आप लोग भी डिप्टी सीएमशिप की दावेदारी कर रहे हैं वहाँ पर बिहार नहीं, में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, मेरे लिए कोई पद मायने नहीं, नहीं आपके नहीं, रखता। मतलब पार्टी के लिए आप? नहीं, मैं पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो एट द सेंट्रल लेवल मैं अपना जिक्र कर भी नहीं रहा था। मैं पार्टी को भी डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार है। 2 अनुभवी उप मुख्यमंत्री हैं जिनको लंबा अनुभव हो चुका है, और मुख्यमंत्री जी के अनुभव की कोई तुलना ही नहीं कर सकता। लगभग पिछले 2 दशक से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सिस्टम वहाँ पे तैयार हो रखा है। मेरी पार्टी को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में ना उप मुख्यमंत्री पद हम लोगों ने मांगा है, ना उसकी इच्छा है। बस हाँ, मेरी जो सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच, बस उसको धरातल पर उतारना। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत गोल्डन एरा के तौर पे होंगे, क्योंकि केंद्र का बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरे प्रधानमंत्री खुद इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले लगभग वो 12-13 बार मेरे प्रदेश गए। और एक साल में कोई प्रधानमंत्री 12-13 बार किसी एक राज्य में जाए, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि दोनों के प्रयास से अगले 5 साल बिहार एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है। सर यूजीसी का भी हमने एक बड़ा विवाद देखा, स्टूडेंट्स के हित जुड़े थे, अब स्टे लग गया हालांकि उस पर रूलिंग्स पे। तो कैसे, आपका क्या पक्ष था इस बात पे? देखिए, इस पे पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये एक विषय आया जिसको लेकर यकीनन एक वर्ग की चिंताएं थी। बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि ये विषय विचाराधीन है। इसके ऊपर माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है, तो ज़्यादा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बट मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो, किसी तरीके का भी भेदभाव। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, और मैं इस बात को मानता हूँ कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, वेदर इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारी ग्रोथ को हैम्पर करता है। और हमको सुनिश्चित करना है, ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। ऐसे में अगर इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होगा तो हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये कतई नहीं होने देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हमेशा आप इस क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते हैं, मना कर देते हैं। बड़ी तस्वीरें वायरल होती हैं आपकी पार्लियामेंट से। ठीक है, पार्लियामेंट कोई जाएगा तो लेकिन आपकी तस्वीरें वायरल खासकर क्यों होती हैं हमेशा?
मेरे और कुछ प्रधानमंत्री व्यक्तियों के साथ जब आप जाते हैं तो खासकर ज्यादा वायरल होती हैं। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री ने इस बार जब एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की जब बैठक हो रही थी जिसमें एनडीए के तमाम सांसद लोकसभा राज्यसभा के मौजूद थे, तो उन्होंने अपने संबोधन में मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा कि चिराग जिस सिंसियरिटी के साथ पार्लियामेंट में रहते हैं और इनकी उपस्थिति जितनी ज़्यादा रहती है, बल्कि जब वो हाजीपुर कैंपेन के लिए भी आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत देर तक इस बात का जिक्र किया कि मैं चिराग को देखता था, पूरा समय वो लोकसभा में बैठते थे। एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो, 14 से 19 तक मेरी 100% अटेंडेंस रही थी। 19 में आफ्टर आई लॉस्ट माई फादर एंड देन पार्टी में स्प्लिट, परिवार में, तो उस चक्कर में ज़रूर उस रेशियो को मैं मेंटेन नहीं कर पाया था 19 से 24 में, बट देन अगेन आई एम बैक देयर। तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात की तारीफ़ की। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट जाएगा रेगुलर रहेगा तो वही दिखेगा। अब वो जिस तरीके से दिख अच्छा, रहा है वो अलग आपने बात है। अच्छा डिफ्लेक्ट किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग सर। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।